तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशन को हमने देखा था, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। आज हम जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल के बारे में। ठीक है, इनको इन डेप्थ हम समझेंगे और उसके बाद हमारा फाइनली जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। फिलहाल हम समझ लेते हैं चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल defines a framework to measure and evaluate the quality attribute of software project product। ओके, यानी जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल होता है वो डिफाइन करता है किस चीज को, वो फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है जो मेजर करता है और इवोल्यूट करता है किस चीज को, क्वालिटी एट्रीब्यूट को। किसके क्वालिटी एट्रीब्यूट के, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट जो होते हैं उनके क्वालिटी एट्रीब्यूट को क्या करता है, डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड दिया गया है जिसमें लिखा है ISO IEC 25010 सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, जो कि एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। ये क्लासिफाई करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी को 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है उनको 8 भागों में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन कौन से वो 8 भाग है, जिसमें सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है फंक्शनैलिटी। जैसे इसके डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये होता है डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई द स्टेट नीड्स। मतलब क्या, कि जो भी सॉफ्टवेयर जो यूजर बनवाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको ये क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे कि करेक्टनेस हो गया, सुटेबिलिटी हो गए, ये सारी चीजें। फंक्शनैलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। रियलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये आपका एबिलिटी होता है टू मेंटेन द परफॉर्मेंस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। यानी ये आपका एबिलिटी होता है जो मेंटेन करता है परफॉर्मेंस को, जो किसके अंदर होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर होता है, जो कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अराउंड होता है। ठीक है, जैसे एक टाइम दिया जाता है ना कि ये सॉफ्टवेयर मुझे इतने दिनों में कंप्लीट करके देना है, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है और एक स्पेसिफिक टाइम भी वहां पे दिया गया है। क्लियर है। अब आता है तीसरा, यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब क्या, दोबारा यूज कर लेना, यानी इजी विद द यूजर्स विच कैन यूज एंड लर्न द सॉफ्टवेयर। मतलब क्या, कि जो भी यूजर है वो उस सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज कर पाए और अच्छी तरीके से उनके बारे में सीख पाए। ठीक है, चौथा हमारा आता है इफिशियंसी। ये आपका परफॉर्मेंस होता है जो रिलेटिव होता है टू द रिसोर्सेज यूजेस, यानी जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं उनके परफॉर्मेंस से ये रिलेट करता है, जैसे कि टाइम हो गया, मेमोरी हो गया, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। पांचवा हमारा आता है मेंटेनेबिलिटी। नाम से आपको पता लग रहा होगा, इट इज इजी ऑफ मॉडिफिकेशन, करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जो यूजर है उसको और भी किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मेंटेनेबिलिटी का एक फेज वहां पे रखा जाता है, जिससे कि बाद में जो चीजें हैं उनको करेक्ट की जा सके, उनको इंप्रूव की जा सके और उनका मॉडिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अगला हमारा आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी ट्रांसफॉर्म अक्रॉस इन्वायरमेंट। मतलब क्या, कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए इसका मतलब पोर्टेबिलिटी होता है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो नाम से पता लग ही रहा होगा आपको, तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ डेटा होता है एंड द सिस्टम फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब क्या, कि कोई दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सॉफ्टवेयर के एक्सेस को ना ले सके, इसके लिए सिक्योरिटी प्रोसेस वहां पे देना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला हमारा आता है कंपैटिबिलिटी। ये आपका एबिलिटी होता है टू वर्क विद अदर सिस्टम और प्रोडक्ट, यानी ये एक ऐसा एबिलिटी होता है जो किसी दूसरे सिस्टम के साथ और प्रोडक्ट के साथ मिलकर क्या कर सके, काम कर सके। तो ये आपके क्या है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी के। अब यहाँ पे एक आता है टर्म जो कि आपका एमसी कॉल्स क्वालिटी मॉडल होता है, जो कि एक ओल्डर है लेकिन फाउंडेशनल के लिए ये बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो इसके अंदर तीन पर्सपेक्टिव है। पहला आपका आता है प्रोडक्ट ऑपरेशन, जिसके अंदर करेक्टनेस, रिलेबिलिटी आती है। प्रोडक्ट रिवीजन, जिसके अंदर मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। प्रोडक्ट ट्रांजिशन, जिसके अंदर पोर्टेबिलिटी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी आती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल और इसके इश्यूज दिए गए हैं। जैसे कि आपका वाटरफॉल मॉडल है, तो वाटरफॉल मॉडल में बता दिया गया है क्या है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि डिफरेंस क्या है अलग अलग मॉडल के और उनके इश्यूज बताने हैं आपको, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इनको सारी चीजों को एक ही इंटरफेस पे ऐड कर दिया है, जिससे कि आपको कोई खास परेशानी ना हो और आप आसानी से सारी चीजों को समझ पाए। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है, तो इसके अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस। तो ये आपका कंप्लीट एक सीक्वेंस वाला प्रोसेस होता है, और ध्यान रहे कि जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं हो जाता हम दूसरे फेज के अंदर नहीं जा सकते। और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसके अंदर दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद वी मॉडल, ये भी हमने डिफाइन किया ही हुआ था, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मेंशन किया गया है।
और इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये भी आपके सामने बता दिया गया। तो ऑल दो सारी चीजें आपके सामने डिफाइंड होकर मैंने रख दी हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी तरीके से बेहतर से बेहतरीन स्कोर अपने एग्जामिनेशन में भी कर सके और आपका जो नॉलेज है वो भी बेहतर तरीके से इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो कोई खास परेशानी तो आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और चूंकि आप लोग 6-7 सेमेस्टर में अब आ चुके हैं दोस्तों, तो आपके पास इतना अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि किस तरीके से हमें चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलिए। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। और फाइनल एक समरी टेबल दिया गया है, जिसमें एट द लास्ट पॉइंट आपको कम से कम ये पॉइंट आपको याद रहेंगे, तो आपके पास एक बेसिक आइडिया रहेगा और माइंड में अगर आप चीजों को समझ गए एक बार, तो आप उसके बारे में बिल्कुल बखूबी अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारा खेल समझने का ही है। जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक चीजें आप नहीं लिख सकते, और जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।